एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं शिखर सम्मेलन। भारत का बजट, मोदी सरकार 3.0 भारत का बजट पेश कर चुकी है और इस बजट से आपको क्या मिला, किस वर्ग को कितना मिला, कितना फायदा होगा, देश की इकोनॉमी पर इसका कैसा असर होगा, इस पर लगातार एबीपी न्यूज चर्चा कर रहा है। पक्ष विपक्ष के बड़े नेता इस मंच पर मौजूद हैं और आगे बढ़ते हुए, इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले मेहमान को मंच पर बुलाना चाहूंगी। मनीष तिवारी जी, आप प्लीज मंच पर आइए। कांग्रेस के सांसद हैं मनीष जी। रोमाना से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप भी प्लीज आइए सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। 2009 और 14 के लोकसभा चुनाव में लुधियाना से सांसद भी रहे हैं मनीष जी और पेशे से वकील हैं। अब इस बजट के जरिए देश की जनता के साथ कितना न्याय हुआ है, ये इस सेशन में मनीष जी से हम समझेंगे। ओवर टू यू रोमाना। शुक्रिया पूजा। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शिखर सम्मेलन का मंच सजा हुआ है और लगातार पक्ष विपक्ष के दिग्गज कद्दावर नेता यहां इस मंच पर आ रहे हैं। भारत का बजट जो देश के सामने है उसी को सरल अंदाज में आपके सामने रखा जा रहा है, उसकी बारीकियों पर हम बात कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से आप जानते हैं लगातार ये कहा जा रहा है कि साहब ये जो बजट है वो कुर्सी बचाओ बजट है। सरकार कह रही है कि ये दूरंदेशी वाला बजट, 2047 विकसित भारत बनाने वाला बजट। बावजूद इसके विपक्ष को ये बजट सिर्फ और सिर्फ सियासी मजबूरियों वाला बजट क्यों लग रहा है मनीष सर? कि पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस बजट के मंच पर मुझे आमंत्रित किया। देखिए, मेरा बजट को देखने का नज़रिया कुछ और है और उसका विवरण देकर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मेरा मानना यह है कि बजट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जी। सरकार का जो लेखा जोखा है कि सरकार कितना कमाती है और कितना खर्चती है, ये उसका विवरण है। और इस बजट में जो सबसे चिंताजनक बात है कि सरकार की जो आमदनी है जी, वो लगभग 31 लाख करोड़ है। सरकार का खर्चा लगभग 48 लाख करोड़ है। 16 लाख करोड़ का डेफिसिट है और ये डेफिसिट पिछले 3-4 साल से 17 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ के इर्द गिर्द घूम रहा है। कोविड-19 के साल में या उससे एक साल बाद या उससे एक साल और बाद तो ये समझ आ सकती थी कि जो बजट डेफिसिट है वो ज़्यादा हो सकता है, पर आज 4 और 5 साल हो गए और ये जो डेफिसिट है, वित्तीय घाटा है, ये 17 लाख करोड़ के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसका मतलब जो सरकार का राजस्व है वो उस तरह से नहीं बढ़ रहा जिस तरह से बढ़ना चाहिए। और इसका एक और बड़ा परिणाम है, क्योंकि अगर आप इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछले 10 वर्ष में जो भारत सरकार का कर्ज है वो 55 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 159 लाख करोड़ 170 लाख करोड़ हो गया है। बल इसका ये मतलब है कि पिछले 10 वर्ष में 113 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने कर्जा लिया है। और ये बात मैंने निरंतर और लगातार संसद में भी पूछी है और संसद के बाहर भी पूछी है जी कि ये जो 113 लाख करोड़ रुपए का आपने कर्जा लिया है, ये क्या सरकार का खर्चा चलाने के लिए कर्जा लिया है? क्योंकि जो FRBM एक्ट है, फाइनेंशियल रेगुलेशन बजट मैनेजमेंट एक्ट है, जो एनडीए भाजपा सरकार ने बनाया था जब यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब सरकार कर्जा लेती है, सरकार कर्जा कैपिटल एसेट्स बनाने के लिए लेना चाहिए, ना कि अपना खर्चा चलाने के लिए। और इसका इसलिए एक बहुत नकारात्मक परिणाम होगा क्योंकि ये कर्जा आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको चुकाना पड़ेगा। तो इंटरजेनरेशनल जो इक्विटी है वो इंटरजेनरेशनल इक्विटी पे इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो इसलिए इस बजट को महज इस अंदाज से नहीं देखना चाहिए कि कितनी स्कीम सरकार ने कितनी स्कीम्स की घोषणा की है, कितनी स्कीम्स की घोषणा नहीं की है। जो बुनियादी बात है कि सरकार के जो अकाउंट्स हैं
उन अकाउंट्स में एक बुनियादी दिक्कत है। आपने महत्वपूर्ण आंकड़े देश के सामने रखे, लेकिन इसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा जाता है, आपने जो बात कही कि साहब कर्जा ले रहे हैं, आप तो कैपिटल एसेट बने, तो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करती है और फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करती है, जिससे अल्टीमेटली वो कहती है कि इकोनॉमी का चक्का घूमेगा। दूसरा, आपने फिस्कल डेफिसिट की बात की सर, फिस्कल डेफिसिट को लेकर तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, और आप भी जो बात कह रहे हैं कि आप पिछले कई साल से देख रहे हैं, वो 16-17 लाख करोड़ के आसपास बना हुआ है। हालांकि बजट का साइज हम सब जानते हैं कि वो लगातार बढ़ रहा है, और शायद यही वजह कि परसेंटेज वाइज जो फिस्कल डेफिसिट है वो अब की बार 4.9% आ गया है, कम होता जा रहा है लगातार, और आगे 4.1%। तो फिस्कल कंसोलिडेशन तो बेहतर कर रही है सरकार। हाँ जी, देखिए, ऐसा है कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दैट वी आर मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज। ओके, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वर्ष 2019-20 में जब श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपना बजट प्रस्तुत किया था, 19-20 में, मतलब कोरोना से पहले, कोरोना से पहले जी, उसके बाद उन्होंने 2-3 मिनी बजट प्रेजेंट किए, जी, और उन मिनी बजट्स में उन्होंने भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो पूंजीपति हैं, उनको बहुत बड़ी रियायत दी। कॉर्पोरेट और टैक्स जो हाँ जी, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में 30% या 32% जो इफेक्टिव टैक्स रेट था, उसको वो 20% पे ले आए। और अगर मेरे को ठीक तरह से याद है, 145 लाख करोड़ रुपए का राजस्व का घाटा हुआ था भारत सरकार को, रेवेन्यू फोरगोन। अब उसके पीछे उद्देश्य ये था कि अगर हम इस टैक्स को, इस कर को कम करेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, हाँ। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में। पिछले 5 वर्ष में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में नील के बराबर हुआ है। तो सरकार ने ये कोशिश की कि पब्लिक एक्सपेंडिचर से वो अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश करें। एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर से अर्थव्यवस्था चलती नहीं है, और दूसरा, अगर आप उसका रेशो देखेंगे, जो सरकार अपने रोज के खर्चे पे खर्च कर रही है और जो पैसा पब्लिक एसेट्स की तरफ जाना चाहिए, उसमें एक बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और इस चीज को बहुत ही बारीकी से, जब मैं वित्त मंत्रालय की स्थायी समिति का सदस्य था, हमने इसको बहुत ही बारीकी से देखा है। तो इसलिए बुनियादी तौर पर जो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है वो बिल्कुल गलत है। ये 5.1 और 4.9 के माया जाल में नहीं फंसना चाहिए। जो बुनियादी बात है, वो बुनियादी बात ये है कि FRBM कहता है कि आपका वित्तीय घाटा 3.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जगह आपका वित्तीय घाटा वर्ष 2024-25 में भी 16 लाख करोड़ तो आप एस्टिमेट करते हैं, जब रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आते हैं तो हर बार ही बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जब वित्त मंत्री बजट की बहस का जवाब देंगी, इसके ऊपर विस्तृत तौर पर बोलेंगे, चर्चा होगी। ठीक है सर, दूसरी बात सरकार ये कह रही है कि आप जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता है या वैश्विक अनिश्चितताएं हैं, उसको भी तो काउंटर कीजिए ना। और उस लिहाज से वो कह रही है कि भारत जो है वो तेजी से बढ़ती हुई सबसे ज्यादा जो GDP है वो भारत की है, 8.2%, आगे के लिए भी 6.5 to 7% का अनुमान है। तो वो उसको भी कह रहे हैं काउंटर कीजिए। विपक्ष बिल्कुल नहीं देख रहा है इन उपलब्धियों को। देखिए, मुझे याद है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण लगातार ये कहते थे कि भारत एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। ठीक है, इस बार उस $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का कहीं पे भी बजट में कोई जिक्र नहीं है। पर वो तो डन एंड डस्टेड नहीं है, होगा नहीं ऐसा। देखिए, हर अर्थव्यवस्था हर साल निरंतर बढ़ती रहती है। सवाल ये नहीं है कि आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, सवाल ये है कि कब बनेंगे। आपने ये कहा था कि 2024-25 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे, आज आप $3 ट्रिलियन पे खड़े हैं। तो इसलिए आप हर बारी जो गोल पोस्ट हैं, उन गोल पोस्ट को आप बदल देते हैं। और जहां तक अनिश्चितता की बात है, अगर आप जो
दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अगर उनको संज्ञान में लें तो चाहे आप अमेरिका की बात कर लें, चाहे आप यूरोप की बात कर लें, जाए जहाँ पे रूस और यूक्रेन का 2022 से युद्ध चल रहा है, वो अर्थव्यवस्थाएं भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितताएं हैं, उनके पीछे छुपकर आप जो आपने वायदे पहले किए थे, उन वायदों से आप मुकर नहीं सकते। मुझे याद है कि निरंतर और लगातार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024-25 तक, और आज जो 2024-25 आया तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का कोई जिक्र ही नहीं है। जरूर हो जाएगा, पर 2028-29 तक होगा। वो तो हर अर्थव्यवस्था बढ़ती है। और दूसरा देखिए जीडीपी तक कहा जा रहा था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो फिर वो बीच में कोरोना भी आ गया ना, फिर वो युद्ध भी आ गए और करीब $4 ट्रिलियन पर तो हम पहुंच ही गए। देखिए युद्ध का तो आपके ऊपर बड़ा सकारात्मक असर पड़ा है, क्योंकि आप रूस से बहुत सस्ता कच्चा तेल खरीदते रहे हैं। तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यू कैन नॉट हंट विद द हेयर एंड रन विद द हाउंड, कि एक तरफ तो और सस्ता कच्चा तेल खरीदो और दूसरी तरफ कहो कि अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताओं से हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर फर्क पड़ रहा है। और दूसरा ये देखो, ये जीडीपी का जो नंबर है ना, ये बड़ा मिसलीडिंग नंबर है। क्योंकि जीडीपी का प्रभाव आम आदमी की जिंदगी के ऊपर नहीं पड़ता है। और मैं उसका आपका एक सीधा साधा उदाहरण देता हूं कि जिस संसदीय क्षेत्र का मैं अब नेतृत्व करता हूं, उससे पहले मैं एक बिल्कुल ही ग्रामीण क्षेत्र का, जिसमें 1500 गांव थे, श्री आनंदपुर साहब का नेतृत्व नुमाइंदगी करता था। अगर आप पिछले 10 साल को संज्ञान में दें तो जो मनरेगा के ऊपर आउटले है वो 300% बढ़ा है। वर्ष 2013-14 में वो आउटले था लगभग 28 या 29 हजार करोड़। इस साल इन्होंने बजट किया है 86,000 करोड़। पिछले वर्ष खर्चा हुआ है 90,000 करोड़। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में लोग मिनिमम वेज के ऊपर, जिसे डीसी रेट कहते हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि भारत का कृषि क्षेत्र, जिसका वृद्धि दर वैसे 4.4% दिखाया जाता है, उसमें इतना बड़ा संकट है कि करोड़ों लोग, लाखों लोग ने, करोड़ों लोग आपके मिनिमम रेट के ऊपर, मिनिमम वेज रेट के ऊपर काम करने के लिए तैयार है। और मैं आपको एक आंकड़ा और दूंगा। वर्ष 2013-14 में मनरेगा के तहत 15 लाख पर्सन डेज क्रिएट हुए थे। मतलब 15 लाख लोगों ने, या 15 लाख दिन लोगों ने काम किया था। 10 साल में वो संख्या बढ़ के कितनी हो गई आपको मालूम है? 30 लाख पर्सन डेज। इसका मतलब कि जो गरीब है, सिर्फ शहर में नहीं, जो महंगाई की मार झेल रहा है, पर भारत के कृषि क्षेत्र में भी इतना बड़ा संकट है कि जो सही मायने में गरीब है, जो मजदूर है, जो खेत खलियान के ऊपर काम करता है, वो मनरेगा की जो सबसे कम वेज रेट है, अगर उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार है, तो ये किस तरह की अर्थव्यवस्था आपने पिछले 10 वर्ष में बनाई? इस मुद्दे को विपक्ष उठाता रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार बढ़ाने का मुद्दा, और उसी पर इस बार के बजट का फोकस, जहां से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट संबोधन की शुरुआत की। तो आप लोग क्योंकि लंबे वक्त तक ये मांग उठाते रहे हैं, और मैं आज सुबह से इस मंच से इस बात को दोहरा रही हूं कि विपक्ष जो है वो बार बार ये कहता था कि नौकरियां चाहिए, और सरकार की तरफ से कहा जाता था कि आप रोजगार और नौकरी में फर्क को समझिए। लेकिन अब जिस तरीके का पुश सरकार की तरफ से दिया गया है, तो उससे नौकरी बढ़ाने पर सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसे देर आए दुरुस्त आए तो कहा जाना चाहिए ना, कम से कम आप ही लोगों की बात मान रही है सरकार। तो अगर सरकार को अपनी नीतियों पे इतना भरोसा है, तो फिर आपने 86,000 करोड़ रुपया क्यों मनरेगा के लिए बजट किया है? अगर आपको बजट तो 1 साल के लिए बनता है ना, बजट कोई 5 साल 10 साल की लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट तो नहीं दे रही थी वित्त मंत्री, तो 1 साल का लेखा जोखा दे रही थी। तो अगर उनको अपनी नीतियों के ऊपर इतना ही भरोसा है, तो फिर 86,000 करोड़ रुपया आपने मनरेगा का इस बारी क्यों बजट किया है? इसका मतलब बड़ा साफ है कि ये सिर्फ घोषणाएं ही हैं।
और रोजगार को पुश नहीं मिलेगा इससे? हाँ? रोजगार को पुश नहीं मिलेगा? रोजगार को पुश इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपने कहा क्या है, आप बजट स्पीच को बड़े ध्यान से पढ़िए। आपने ये कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी क्षेत्र है, वो अपने CSR से अप्रेंटिसशिप करेगा, निजी क्षेत्र ये करेगा। भैया आपने तो 145 लाख करोड़ के उनको करों में रियायत दी थी, तो पिछले 5 वर्ष में आपके जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है भारत की अर्थव्यवस्था में, वो क्यों नील बटा सन्नाटा है? तो बुनियादी तौर पर ये सिर्फ घोषणाएं हैं, जिसको कहते हैं आइसिंग ऑन द केक। जब आप क्या कहते हैं उसकी गहराई में जाओ तो जो रियल नंबर्स हैं बजट के, वो देश की असली जो आर्थिक स्थिति है उसको उजागर करते हैं। मनीष सर, कोई भी समझदार व्यक्ति जो है वो बिल्कुल यही सवाल पूछेगा जिसकी तरफ आपने इशारा किया। आज सुबह इस मंच पर बीजेपी के नेता थे, मैंने उनसे एग्जैक्टली यही कहा कि अभी तक के बजट में सरकार जो है वो जो निजी निवेशक है उसको कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत देकर कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाने की कोशिश में थी, वो तो हो नहीं पाया। अब रोजगार और ये एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव बेस जो सरकार दे रही है, ये मुमकिन हो पाएगा, इस पर कैसे भरोसा किया जाए? यही बात आप कह रहे हैं ना। उनकी तरफ से जवाब ये दिया गया कि साहब जब इस देश के अंदर जनधन खाते खोले जाने थे तो जनधन खाते कितने खोले जाएंगे, संख्या उसकी, इसने कह दिया नहीं इतने खाते नहीं खुल सकते, उसने कह दिया नहीं इतने खाते नहीं खुल सकते, कहां से पैसा आएगा? हमने करके दिखाया और अब ये भी हम करके दिखाएंगे। विपक्ष को दिक्कत इससे हो रही है कि आखिरकार इन्होंने इतना बड़ा ऐलान कैसे कर दिया, यही दिक्कत हो रही है। देखिए, जनधन खातों में और रोजगार में जमीन आसमान का फर्क है, और जो भी ये तर्क दे रहा है शायद उसको अर्थव्यवस्था की बिल्कुल समझ ही नहीं है। दिस इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। क्योंकि आपने जनधन खाते खोले, आपने उनसे पूछना चाहिए था कि इन जनधन खातों में जीरो बैलेंस खाते कितने हैं, ऐसे खाते कितने हैं जिनमें एक भी पैसा जमा नहीं है। और अगर मेरी जानकारी सही है, अगर मेरे को सही याद आ रहा है, तो शायद 70% खाते ऐसे हैं जो जीरो बैलेंस खाते हैं। तो आप क्या जीरो बैलेंस खातों का क्रेडिट ले रहे हो? और दूसरा, जनधन खाते और रोजगार, ये बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। अगर आप देखो जो बेरोजगारी दर है, वो बेरोजगारी दर अगर CMI के आंकड़ों को आप संज्ञान में लो, क्यों सरकार ने तो आंकड़े ही पब्लिश करने बंद कर दिए हैं। लेकिन इस सरकार को इतना भी भरोसा नहीं है अपने आप कि आप जो डेटा है उस डेटा को भी पब्लिश कर सके। आप आज की तारीख में आपको महंगाई दर के आंकड़े ठीक नहीं मिलते हैं, बेरोजगारी दर के तो आंकड़े मिलते ही नहीं हैं। और बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को अपने संज्ञान में लें तो इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि RBI जब ब्याज दर कैलकुलेट करता है तो उसको जो फूड इन्फ्लेशन है, जो खाद्यान्न में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको अपने संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। भाई उनसे कोई पूछे जिसने ये आर्थिक विश्लेषण लिखा है कि क्या आपको इस देश की जो वास्तविकताएं हैं उसके बारे में कोई जानकारी है कि नहीं है, कि अगर इस 140 करोड़ के देश में सबसे ज्यादा कोई चीज गृहिणी के ऊपर मार करती है, जिससे गृहिणी के आंसू बहते हैं, वो आपके खाद्यान्न में महंगाई है। और आप कह रहे हैं क्योंकि आप जो कॉरपोरेट जगत है उसको चीपर पैसा देना चाहते हैं, तो आप RBI के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि साहब जब आप इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करो या ये जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करो तो उसमें आपको फूड इन्फ्लेशन को अपने संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए इस सरकार की जो आर्थिक नीति है, बजट को आप छोड़ दीजिए, बजट इसका बहुत छोटा सा एक हिस्सा है। इस सरकार की जो आर्थिक नीति है और जो एक आर्थिक डायरेक्शन है उसमें बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी आप चंडीगढ़ से सांसद हैं, इससे पहले आप आनंदपुर साहिब, और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया कि साहब चंडीगढ़ एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है और आनंदपुर साहिब जो है ग्रामीण क्षेत्र उसमें काफ़ी ज़्यादा आता है। अब यहाँ पर आपने महंगाई की बात भी कर ली, आपने बेरोजगारी, और आप कह रहे हैं कि साहब युवाओं को भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो युवा भी आ गया, महिला भी आ गई, गरीब भी आ गया, किसान भी आ गया, मिडिल क्लास भी आ गया। आपकी नज़र में इस बजट में सबसे ज़्यादा ठगा हुआ
क्योंकि विपक्ष तो बिल्कुल खारिज कर रहा है इस बजट को, तो सबसे ज्यादा ठगा हुआ कौन महसूस कर रहा है, किसके साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है इस बजट में? जिसने अपना पुश्तैनी घर बेचना होगा उसके साथ सबसे ज्यादा उसको ठगा गया है, सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी कोई पुश्तैनी जायदाद है तो उस पुश्तैनी जायदाद को जब आप बेचते हैं, सपोज आपने वर्ष 2001 में एक फ्लैट खरीदा दिल्ली में, 2000 के बाद से ही लागू होगा ये। 2001 में आपने एक फ्लैट खरीदा। हाँ जी। अगर आपको उसको 2024 में बेचना था तो एक इंडेक्सेशन होती थी और उस इंडेक्सेशन से ये तय होता था कि भाई उसका करंट वैल्यू क्या है और उसकी करंट वैल्यू और जिस रेट पे आप बेचते थे जी। उसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देते थे 20% का। अब अगर आपने ये जो बजट आया है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसका फाइन प्रिंट बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अब ये जो बजट आया है, अगर आपने वो फ्लैट 2001 में 1 करोड़ रुपए का खरीदा होगा और अब आप 4 करोड़ रुपए का बेचोगे 2024 में, तो आप 3 करोड़ रुपए के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोगे। और पहले जब इंडेक्सेशन होती थी, इंडेक्सेशन से आप 34-35 लाख रुपए के ऊपर 7-8 लाख रुपए टैक्स बनता था। कल हम इस बारे में जिक्र कर रहे थे। तो ये तो एक प्रकार का इनहेरिटेंस टैक्स कांग्रेस को घेरा जा रहा था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बड़ी बात की थी कि ये तो आपके जो पुश्तैनी संपत्ति है उसको खोसना चाह रहे हैं। तो आपने तो वही कर दिया, आपने तो इनहेरिटेंस टैक्स लगा दिया है। और इससे बड़ा धोखा लोगों के साथ और खासकर मिडिल क्लास के साथ, या जिनके पास अपनी पुश्तैनी जायदाद है या जिन्होंने अपनी खुद की कमाई से कुछ चीज बनाई है, आप जब उसको बेचने जाएंगे तो इतना बड़ा कैपिटल गेन्स का भार उनके ऊपर डालने वाले हैं कि ये तो अभी लोगों को समझ नहीं आया है कि हुआ क्या है। ये आगे आगे जाकर जब इस बजट की परतें खुलेंगी, और इसीलिए वो कहते हैं अंग्रेजी में द डेविल लाइज इन द डिटेल, तो इसकी जब डिटेल सामने आएंगी तब पता लगेगा कि कितना बड़ा एक तरफ एक किस्म से मैं फ्रॉड तो नहीं कहूंगा, पर एक बड़ा विश्वासघात इस सरकार ने भारत के लोगों के साथ किया है। बजट के लिए भी कहा जाता है कि साहब जितने उसमें नंबर होते हैं और जितनी वो अर्थव्यवस्था को लेकर बातें कर रहा होता है, उससे कई ज़्यादा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा होता है। और पॉलिटिकल स्टेटमेंट को लेकर तो ज़बरदस्त राजनीतिक बवाल, मतलब विपक्षी दलों ने तो पूरा घेर लिया सरकार को। आप लोग अब बजट के जरिए ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि ये गठबंधन की सरकार, ये मजबूर सरकार, ये बैसाखी वाली सरकार, एक बैसाखी बी बिहार और दूसरी बैसाखी बी नायडू जी, चंद्रबाबू नायडू जी। देखिए, हमको साबित करने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही इन्होंने प्रमाणित कर दिया है। मुझे आप एक बात बताइए, पिछले 10 साल में आपको बिहार की कभी याद नहीं आई? बिहार स्पेशल पैकेज तो पिछले कितने दशकों से मांग रहा है, तो अब आपको याद नहीं आई कि भाई बिहार में बाढ़ भी आती है, बिहार में सड़क भी बनाने की जरूरत है, फ्लाईओवर भी बनाने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन तो 2014 में हुआ था। जिस आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का हवाला निरंतर और लगातार वित्त मंत्री दे रही थी, तो पिछले 10 वर्ष में आपने आंध्र प्रदेश को क्यों नहीं दे दिया? तो इसलिए ये हमको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, सरकार के अपने ही बजट ने इस चीज को प्रमाणित कर दिया है कि ये गठबंधन की सरकार है और 2 बैसाखियों के भरोसे ये चल रही है। जितना उन बैसाखियों को आप पैसा दोगे उतने ही सुदृढ़ तरीके से आपके साथ चलेंगे। पैसा देने बंद कर देंगे तो बैसाखियां अपना फैसला करेंगी। लेकिन अब आप इसको लेकर कह रहे हैं कि साहब ये सत्ता बचाने के लिए फैसला लिया गया है, ऐसा बजट लेकर आए हैं, कुर्सी का लालच है इन लोगों को। तो फिर तो सर आने वाले समय में चुनाव भी है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, फिर तो सरकार को वहां के लिए खजाने खोलने चाहिए थे। तो सरकार बचती तो खजाने खोलते ना। हाँ। जिनके भरोसे सरकार चल रही है, पहले तो उनको ठीक रखने की जरूरत है ना। तो अगर बैसाखियां ही नहीं रहेंगी तो सरकार कहां से रहेगी? तो इसलिए देखिए, ये बात मुझे भी कोई कहने की जरूरत नहीं है।
आप बहुत समझदार हैं, आपके दर्शक बहुत समझदार हैं। जितनी बारी बिहार और आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ इस बजट में, उतनी बारी तो मेरे ख्याल लगता है पिछले 10 साल में बिहार और आंध्र प्रदेश का जिक्र नहीं हुआ होगा पूरे संसद में। तो इसलिए ये तो सरकार ने ही खुद प्रमाणित कर दिया है कि वो आंध्र प्रदेश टीडीपी और जेडीयू के दबाव में है, और जितनी देर वो जेडीयू और टीडीपी को खुश रखेंगे, अगर उन्होंने और कोई पार्टियां नहीं तोड़ी जिसमें उनकी पीएचडी है, तो इनको उनकी जो भी मांगे हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। हाँ, उन प्रदेशों के लोगों का जरूर फायदा होगा, पर बस भारत में हमें इसी पर आने चाहिए थे कि कम से कम 2 राज्यों का तो फायदा हो रहा है, ये तो आप भी मान रहे हैं। और 28 राज्यों के लिए आप कुछ भी मत करो। तो कितना नंबर कितना देंगे? 10 में से कितना नंबर इस बजट को? देखिए, ऐसा है, मैं नंबर देने के कायल नहीं है। नहीं, नंबर देने वो एक बचकानी बात हो जाती है। बुनियादी बात यह है और गंभीर बात यह है कि इस बजट में ना ही तो डायरेक्शन है, ना ही तो दिशा है, और ना ही कोई ऐसी ठोस चीज है जिससे ये प्रमाणित हो कि ये सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहती है। अगर मैं अंग्रेजी में कहूं कि दिस बजट इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ इमेजिनेशन, इसमें एक कल्पना ही नहीं है, क्योंकि वही लोग हैं सर। एंजल टैक्स हटा दिया, कम से कम उसकी तो तारीफ कर जाइए। एंजल टैक्स हटा दिया, उसकी तो तारीफ कर जाइए। देखिए, कोई तो पॉजिटिव आपको नजर आया इस बजट में। मैं एंजल टैक्स हटाया, बहुत अच्छी बात की। हाँ। पर जहां तक मेरा इस सरकार के बारे में मूल्यांकन है, ये देने में विश्वास नहीं करते, ये लेने में विश्वास करते हैं। यहां से भी कुछ ले लेंगे। उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर इन्होंने एंजल टैक्स में कोई कंसेशन दिया है तो कहीं ना कहीं जरूर किसी को दबाया होगा और किसी की जेब से लिया होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई अपना समय, अभी तो कल ही बजट आया है, जैसे जैसे इस बजट का बहुत ही एक विस्तृत तौर के ऊपर विश्लेषण होगा तो इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो सामने आएंगी, और मुझे नहीं लगता कि इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो कोई सकारात्मक होने वाली है। बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। तो ये बदला हुआ विपक्ष है भाई, बिल्कुल कुछ भी ये तारीफ सरकार की करने के मूड में है नहीं। जो अच्छा नजर आ रहा है शुरुआती नजर में, उस पर भी तोल मोल के कसौटी पर कसकर परख कर ही हम आगे कुछ कहेंगे। इसी अंदाज में विपक्ष फिलहाल विश्वास करता हुआ नजर आ रहा है, और इस बार के बजट को पूरी तरीके से दिशाहीन बजट विपक्ष की तरफ से करार दिया जा रहा है। इस मंच पर एबीपी न्यूज के पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं एक और मेहमान के साथ। आप रहिए हमारे साथ।